हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। झारखंड सामान्य अध्ययन में ये जो हम लोग झारखंड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो इसमें झारखंड के जितने भी क्षेत्रीय राजवंश हुए हैं, तो उन सबको बताया जा रहा है। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था मुंडा राज, और उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं नागवंश। तो आज जो है नागवंश खत्म हो जाएगा। ओके, आज ये लास्ट क्लास है नागवंश का। इसके बाद हम लोग दूसरे क्षेत्रीय राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी डिटेल में बताया गया आपको। ओके, और ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री में समय दिया जा रहा है काफ़ी। देखिए, हिस्ट्री के टॉपिक को जो पढ़ाया जा रहा है, अगर आप ध्यान देंगे तो काफ़ी पॉइंट्स बताए गए हैं जो कि आपके जो आर्ट्स एंड कल्चर के टॉपिक हैं झारखंड के, वो भी कवर हो रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भीमकर्ण जो थे, भीमकर्ण ने वासुदेव की मूर्ति जो है प्राप्त की थी जब रक्षसेनों से उनका युद्ध हुआ था बरवा की लड़ाई में। फिर मैंने आपको बताया था कि छत्रकर्ण छत्रकर्ण यहाँ ये जो क्या करते हैं कि कोराम्बे में जो मूर्तियाँ स्थापित करते हैं, उनसे आकर्षित होकर चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर पंचपरगनिया के क्षेत्र में रुकते हैं। तो ये सब कुछ-कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताता चल रहा हूँ, ओके? और ये जब एक बार आप पढ़ लेंगे, उसके बाद क्या होगा कि जितने क्षेत्रीय राजवंश हैं, जब ये कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर से एक बार मैं एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न, खैर ये तो नहीं हुआ है, इसमें हम लोग ये 2 टॉपिक जो है साथ-साथ करते चले जा रहे हैं, लेकिन फिर से मैं इन सबको रिकॉल करके एक बार फिर से बता दूँगा, ओके? ताकि ये रिवीजन भी हो जाएगा। तो इतिहास में समय देने का मतलब है एक तरह से आप जो है काफ़ी बेस अपना जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, जो बाकी के टॉपिक्स हैं। क्योंकि कहीं न कहीं जो बैकग्राउंड है, चाहे कोई मंदिर हो या कोई कला हो या फिर कोई नृत्य का जो स्टार्टिंग हुआ है, पर्व त्योहार का स्टार्टिंग हुआ है, वो यहीं से हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कंचन राय के समय क्या हुआ था कि 12 वर्ष का अकाल पड़ा था, और यहीं से फिर जनी शिकार की प्रथा स्टार्ट हुई। हर 12 साल में जनी शिकार का जो पर्व है वो मनाया जाता है। तो ये कहीं न कहीं इन सब से जुड़ा हुआ है। ओके? तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था वैरीसाल के बारे में। नागवंशी शासक वैरीसाल के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। वैरीसाल जिनका ओरिजिनल नाम क्या था? भूपति राय। भूपति राय। ओके, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। और इसके बाद मैंने बताया कि किस तरह मुगलों का आकर्षण जो है झारखंड के क्षेत्र में होता है। 2 कारण होते हैं। पहला कारण तो ये होता है कि हीरा का पाया जाना। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से बहुत सारे साहित्य में ये उल्लेख किया गया है कि झारखंड के क्षेत्र में हीरा पाया जाता है, पहला चीज़। दूसरा, कि मुगलों के जो विद्रोही हुआ करते थे, वो झारखंड के क्षेत्र में ही छुपे रहते थे। मतलब यहाँ पर ही आके बस जाते थे। तो एक ये भी कारण था कि मुगल झारखंड के क्षेत्र में आक्रमण करना चाहते थे। ओके? तो अब क्या है कि हम लोग थोड़ा-सा मुगल भी देखेंगे और साथ-साथ नागवंश को भी लेके चलेंगे। ओके? ये लास्ट क्लास है, नागवंश यहाँ से खत्म हो जाएगा। और जो क्लास नोट्स हैं, ये पीडीएफ आपको दे दिया जाता है, टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके? बाकी के जो लेक्चर हैं, वो भी जो है काफ़ी सारे टॉपिक झारखंड सामान्य अध्ययन के लिए करवाए जा रहे हैं साथ में, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी है। पेपर 3 झारखंड सामान्य अध्ययन जो कि पेपर 3 में है, तो इससे 40 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएँगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है ये। तो चलिए हम लोग आज से स्टार्ट करते हैं, मतलब अभी से जो आज का टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे दुर्जन साल, और उनके पहले हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा-सा मधुकर्णिका के बारे में। तो बेसिक मैं आपको बता दूँ कि वैरीसाल जो थे, वैरीसाल, तो इनका ओरिजिनल नाम क्या था? भूपति राय, ठीक है? ये बताया मैंने। अब भूपति राय के जो बेटे होते हैं, इनका नाम होता है दुर्जन साल। इनका नाम होता है दुर्जन साल, ठीक है? वैरीसाल के बेटे का नाम क्या है? दुर्जन साल। कहीं-कहीं पूछ लिया जाता है कि दुर्जन साल का जन्म कहाँ हुआ था? तो दुर्जन साल का जन्म जो हुआ था, याद रखना है, पबीरा के महल में हुआ था। ओके? ये कहीं-कहीं पूछा गया है। ओके? अब क्या है कि अकबर अकबर जब बादशाह था, तो उन्हीं के शासन के दौरान दुर्जन साल जो है नागवंशी शासक बनते हैं। ये नागवंशी शासक जब बनते हैं, उस समय अकबर मुगल बादशाह थे। मतलब ये अकबर के समकालीन हैं और जहांगीर के भी समकालीन हैं। जहांगीर के बारे में आप लोगों ने कहानी पढ़ी होगी, दुर्जन साल और जहांगीर के बारे में। ये जो है दोसागढ़, ये दुर्जन साल से रिलेटेड है, मैं बताऊँगा अभी। ओके, दुर्जन साल खत्म करने के बाद बाद ये बताऊँगा।
दोसागढ़ के बारे में। तो जहांगीर और अकबर के ये समकालीन है दुर्जन साल। लेकिन दुर्जन साल के पहले देखिए, मैंने बताया था कि जो हिस्ट्री है झारखंड का, तो इसमें अलग अलग बुक में अलग अलग फैक्ट्स देखने को मिलेंगे। नाग वंशावली अगर आप पढ़ेंगे, नाग वंशावली अगर आप पढ़ेंगे, तो वैरी साल के बाद डायरेक्ट नंबर आता है दुर्जन साल का। लेकिन दुर्जन साल के पहले एक और शासक होंगे और उनका नाम है मधुकर्ण शाह। क्या नाम है? मधुकर्ण शाह। तो मधुकर्ण शाह जो हैं, तो मधुकर्ण शाह के बारे में एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि अभी तक ये हुआ था, अभी तक ये हुआ था कि जो नागवंशी शासक थे, जो नागवंशी शासक थे, नागवंशी शासक, ये मुगलों को टैक्स नहीं देते थे, ये मुगलों को टैक्स नहीं देते थे। इनके पहले, मधुकर्ण शाह के पहले, मधुकर्ण शाह के पहले, कहीं कहीं शाह लिखा रहता है, कहीं कहीं साल लिखा रहता है, ठीक है। तो इनके पहले जो राजा थे, क्या नाम था? वैरीसाल। तो इनका संबंध जो था मुगल से तो नहीं था, लेकिन सिरसा से था, ठीक है। तो मुगल के ये भी एंटी थे, और ऐसा हुआ नहीं था कि ये मुगल को टैक्स देते थे। लेकिन जब मधुकर्ण शाह शासक होते हैं नागवंशी के, तब मैंने बताया कि दो कारण थे। पहला कारण था हीरा का पाया जाना, ठीक है। दूसरा कारण था कि मुगल के जितने भी विद्रोही हुआ करते थे वो इसी क्षेत्र में रहते थे। ओके, तो इन दो कारणों से यहां पर ये आक्रमण करते हैं, इस क्षेत्र में ये आक्रमण करते हैं। तो अकबर, अकबर के काल में, और अकबर के जो सेनापति होते हैं उनका नाम है शाहबाज खान, शाहबाज खान। तो ये सेनापति होते हैं। अब ये क्या करते हैं? आक्रमण करते हैं। ओके, ये आक्रमण करते हैं। और उस समय जो नागवंशी शासक होते हैं मधुकर्ण शाह, ये क्या करते हैं कि इनको टैक्स देने पर मजबूर कर देते हैं। मतलब कि अब से जो नागवंशी शासक हैं वो मुगल को टैक्स दिया करेंगे, मुगल को टैक्स दिया करेंगे। 1585 में आक्रमण होता है, ये ईयर याद रखना, पूछा जाता है। ओके, तो मधुकर्ण शाह के समय, अकबर के कार्यकाल में शाहबाज खान सेनापति थे, और इन्होंने जो है नागवंशी राज्य में आक्रमण किया 1585 में, और नागवंशी शासक को मजबूर किया टैक्स देने के लिए, मालगुजारी अब ये देगा। ओके, तो यहां से यह स्टार्ट हो जाता है, अब जो है नागवंशी शासक वो टैक्स देंगे। तो इस तरह से ये चलने लगता है। अब होता ये है कि इनके बाद, मधुकर्ण शाह के बाद दुर्जन साल शासक बनते हैं, दुर्जन साल शासक बनते हैं। और उधर जो है मुगल बादशाह जो है वो चेंज हो जाता है, जहांगीर बन जाता है। दुर्जन साल का जो शासन है वो अकबर के कार्यकाल में ही स्टार्ट हो जाता है। अकबर के बाद यहाँ मुगल में जहांगीर आ जाता है। अब दुर्जन साल क्या करता है कि ये टैक्स देना बंद कर देता है, टैक्स देना बंद कर देता है, एक तरह से मुगलों की बात मानना ये बंद कर देता है। अब जहांगीर, एक तो कारण ये है कि ये टैक्स दे रहा था, अब ये टैक्स देना बंद कर दिया। और बाकी के दो कारण वही रहेंगे कि यहाँ पर इस क्षेत्र में हीरा पाया जाता है, दूसरा कि मुगल के विद्रोही इस क्षेत्र में रहते हैं। तो अब क्या है कि ये जो है जहांगीर इस क्षेत्र पे आक्रमण करवाता है, ठीक है। लेकिन आक्रमण करने के लिए जिनको भेजा जाता है, वैसे तो एक है जफर खां, ठीक है। जफर खां, जफर खां को जहांगीर खां भेजता, जहांगीर खां मैं बोल रहा हूँ, जहांगीर जो है जफर खां को भेजता है। लेकिन ये किसी तरह से कुछ उस समय संजोग होता है कि इनकी मृत्यु हो जाती है और यहाँ पर ये आक्रमण नहीं कर पाता है। उसके बाद जो है 1615 में, 1615 ईस्वी में जहांगीर क्या करता है, ये भेजता है इब्राहिम खान को, ये भेजता है इब्राहिम खान को। ये इब्राहिम खां वही है, ये इब्राहिम खां वही है जिसे शाहजहां ने मारा था। ये इब्राहिम खां वही है जो कि मेहरुनिसा का भाई है। ओके, और ये बिहार बंगाल का सूबेदार था। तो इब्राहिम खां को ये भेजता है, और 1615 ईस्वी में दुर्जन साल पर ये आक्रमण करता है। और दुर्जन साल जब देखता है कि इन्होंने आक्रमण कर दिया, तो फिर ये राजी हो जाता है कि ठीक है मैं टैक्स दूंगा। लेकिन इब्राहिम खां जो है यहाँ तक नहीं मानता है और इसे कैद कर लेता है। कैद करके ये ले जाता है कहाँ? ग्वालियर। ये ले जाता है ग्वालियर। ये खुद से नहीं कर रहा है, ये जहांगीर के कहने पर कर रहा है। ओके, तो एक पॉइंट यहां पर याद रखना है कि 1615 ईस्वी में दुर्जन साल को, दुर्जन साल को गिरफ्तार कर लिया जाता है।
गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्यों, ऐसा क्या हो गया था, गिरफ्तार क्यों कर लिया गया? क्योंकि दुर्जन साल जो है टैक्स देना तो बंद करता है, लेकिन उसके साथ ऐसा कुछ होता नहीं कि वो टैक्स देना बंद कर दे। मतलब उसकी जो स्थिति रहती है, फाइनेंशियल कंडीशन, वो काफ़ी अच्छा रहता है। वो हीरों के साथ काफ़ी हीरे जो है उस क्षेत्र में पाए जाते हैं। हीरो के व्यापार वो करना स्टार्ट कर देता है, तो वो मुगल को पता चलता है कि एक तो ये हीरे का व्यापार भी कर रहा है और टैक्स भी नहीं देता है। तो इन सब कारणों से चिढ़ा हुआ रहता है और फाइनली इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ओके? अब जब गिरफ्तार कर लिया जाता है तो ये समय बीतता है, काफ़ी समय बीत जाता है। तो एक समय की बात है जब जहांगीर के दरबार में एक हीरा कोई व्यक्ति लेकर आता है, और वो हीरा जो होता है काफ़ी बड़ा होता है और ये बैंगनी कलर का हीरा होता है। ठीक है? तो काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन इसकी शुद्धता के बारे में कोई बता नहीं पाता है कि ये कितना शुद्ध हीरा है। तब फिर पता चलता है कि झारखंड के क्षेत्र का एक व्यक्ति है जो कि हीरा का पारखी है। ओके? इस क्षेत्र में मैंने बताया था, मैंने आपको फैक्ट्स दिए थे कि कितने साहित्यों में ये उल्लेख किया गया है कि झारखंड के क्षेत्र में, खासकर शंख नदी के आसपास का जो क्षेत्र था, हीरा पाया जाता था। इवन जो चाणक्य हैं उन्होंने भी माना है कि इस क्षेत्र में हीरा पाया जाता था। तो फिर जहांगीर क्या करता है, दुर्जन साल जिसको कैद कर लिया गया था ग्वालियर के जिले में, ग्वालियर के जेल में, उनको बुलाया जाता है। ओके? दुर्जन साल आते हैं और ये जो हीरा है इसका इतना अच्छा, ये आप कह सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन ये देते हैं कि जहांगीर खुश हो जाता है। इसकी शुद्धता के बारे में जो भी कहना होता है, इसके बारे में जो भी बताना होता है, ये काफ़ी बखूबी से इस चीज़ को बताते हैं। जहांगीर खुश हो जाता है और फाइनली जहांगीर ये डिसीजन लेता है कि दुर्जन साल को छोड़ दिया जाएगा। अभी तक 12 वर्ष बीत चुका है। 12 वर्ष तक ये जो है दुर्जन साल कैद में रहा है। 1615 में ये गिरफ्तार कर लिया गया था और ये बात हो रही है 1627 की। तो फाइनली जहांगीर जो है दुर्जन साल को छोड़ने के लिए मान जाता है, लेकिन दुर्जन साल 12 साल बिता चुका है और अपने नगर से काफ़ी दूर है। यहाँ पर इसके काफ़ी साथी भी बन चुके हैं। तो दुर्जन साल इस मौका का फ़ायदा उठाता है और कहता है कि मेरे साथ कुछ जो लोग हैं, जो मेरे दोस्त बन चुके हैं, आप उन्हें भी छोड़ दीजिए। जहांगीर मान जाता है, बोले कोई बात नहीं, उन्हें भी मैं छोड़ दूंगा। ओके? तो दुर्जन साल और इनके कुछ साथी छूट जाते हैं। अब जब ये छूट जाते हैं तो ये वापस कहाँ जाएँगे? अपने नगर में छोटा नागपुर खास में जाएँगे। नागवंश राज में जाएँगे। ओके? नागवंश राज में ये वापस जाते हैं, मतलब खोखरा में ये वापस जाते हैं। और जब ये जाते हैं, देखिए समय काफ़ी हो चुका है। कितना साल हो चुका है? 12 वर्ष बीत चुका है। तो इस समय अब गद्दी तो खाली रहेगा नहीं। जो दुर्जन साल हैं, वो राजा थे। जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया तो गद्दी तो खाली रहेगा नहीं। अब इस गद्दी में उनके ही वंशज में कोई बैठ जाता है, मतलब कि गद्दी को अपना लेता है। तो जब दुर्जन साल आता है तो ये गद्दी अब उन्हें लगता है कि पाना मुश्किल है। तो दुर्जन साल क्या करता है कि इनके वही साथी जो ग्वालियर से छूट के आए हैं साथ में, तो इनकी मदद से ये जो है इनको हटाते हैं और वापस से इस गद्दी को दुर्जन साल पा लेते हैं। देखिए इनकी जो कहानी है दुर्जन साल की, ये उसी तरह से होनी चाहिए थी। हालांकि उतना इंपॉर्टेंस झारखंड की हिस्ट्री को नहीं मिलता है, लेकिन काफ़ी जो है अद्भुत हिस्ट्री है झारखंड की। इनकी कहानी वैसी ही होनी चाहिए जैसे कि हुमायूं की हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं। हुमायूं क्या है कि 15 साल तक बाहर रहता है। ओके? फिर जो है गद्दी में बैठता है। और दुर्जन साल की भी कहानी कुछ वैसा ही है। नागवंशियों की पता है खास बात क्या है? नागवंशी कभी भी अपने लोगों से टैक्स नहीं लेता था। ये जो है टैक्स कभी भी अपने लोगों से नहीं लेता था, फिर भी काफ़ी सारी सुविधाओं को ये देता था। ओके? लेकिन जब मुगल आक्रमण करता है और मुगल आक्रमण करके इन्हें टैक्स देने पर मजबूर करता है, तो कुछ साल तक तो ये टैक्स देते हैं। ये खुद टैक्स दे रहे हैं, लेकिन ये लोगों से टैक्स नहीं लेते हैं। लेकिन समय बीतता जाता है, कब तक ये बड़े उठाएंगे, और फाइनली ये डिसीजन लेते हैं कि नहीं, हम लोग अब पब्लिक से भी टैक्स लिया करेंगे। तो काफ़ी खास चीज़ें हैं नागवंश के बारे में। ओके? तो यहाँ पर मैं बोल रहा था कि दुर्जन साल जो हैं ये फिर से अपनी गद्दी में बैठ जाते हैं। अब इनकी गद्दी में बैठने के बाद क्या होता है कि इनके जो रिश्तेदार हैं वो एक तरह से नाराज हो जाते हैं, क्योंकि इनके बीच छोटे ही सही लेकिन युद्ध होते हैं इनको हटाने के लिए। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि ये वापस अपनी गद्दी में आ गया। कब? 1627 ईस्वी में। गिरफ्तार कब हुआ था? 1615 ईस्वी में। तो 1615 में गिरफ्तार हुआ था, 1627 में ये अपनी गद्दी में वापस आ गया। ओके? अब देखिए, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि नागवंशियों का जो राजधानी है वो क्या है? खुखरा है। क्या है? खुखरा है।
अच्छा, एक पॉइंट यहाँ छूट गया कि जहांगीर जब इसे छोड़ता है तो इस कंडीशन पर छोड़ता है कि तुम सालाना 6,000 रुपए टैक्स दोगे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है और 2016 के जेपीसी में पीटी में पूछा गया था। ओके, तो 6,000 रुपए पर ये मानता है। तो अब क्या है कि इसकी जो राजधानी है वो क्या है, खुखरा है। ठीक है, अब यहाँ पर राजधानी परिवर्तन होगा, खुखरा से राजधानी परिवर्तन हो जाता है दोईसागढ़। दोईसागढ़ जो कि गुमलम में है। अब आप सोचेंगे कितनी सारी राजधानियां हो गई, ज्यादा राजधानी नहीं है। देखिए, स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको, फनी मुकुट राय जब नागवंशी शासक बनते हैं तो स्टार्टिंग में क्या था, सुतियांबे। सुतियांबे था। उसके बाद राजधानी क्या होता है, उसके बाद प्रताप राय जो है वो क्या करते हैं, सुतियांबे से राजधानी कहाँ बनाते हैं, वो बनाते हैं चूटिया। ओके, वो कहाँ बनाते हैं, चूटिया बनाते हैं, चूटिया। तो चूटिया बनाते हैं और उसके बाद फिर भीमकर्ण आते हैं और भीमकर्ण क्या करते हैं, चूटिया से जो राजधानी है उसको ट्रांसफर करके कहाँ ले जाते हैं, वो ले जाते हैं खोखरा। सबका कारण है, कुछ ना कुछ कारण है, कारण मैंने आपको बताया। ओके, उसके बाद क्या होता है, खुखरा से अब दुर्जन साल खुखरा से ट्रांसफर कहाँ कर देता है, ये ट्रांसफर कर देता है दोईसागढ़ में। ये ट्रांसफर कर देता है दोईसागढ़ में। ओके, तो दोईसागढ़ में ट्रांसफर करने के पीछे का कारण क्या है कि अब जो है, भले ही दुर्जन साल जो है जेल से छूट गया, जो कैद था उससे वो छूट गया, लेकिन ये मुगल के पकड़ में एक तरह से रह रहा था, काफी कंट्रोल में वो था मुगल के, और इस जगह वो सेफ फील नहीं कर रहा था। तो होता ये है कि अब वो अपनी राजधानी परिवर्तन करना चाहता है। एक रीजन ये है, बहुत सारे पुस्तक में तो एक रीजन ये बताया गया है। दूसरा रीजन ये भी है कि जब इनके साथी यहाँ पर आते हैं, जब इनके साथी यहाँ पर आते हैं तो वो देखते हैं कि खोखरा में इनका जो घर है, इनका जो महल है, पहले तो महल उस तरह का होता नहीं था, नागवंशियों का सिंपल ही होता था। तो ये आते हैं और बोलते हैं कि एक तो ये शासक है इतने बड़े राजवंश का, और ऊपर से हीरो का ये राजा है, हीरो का राजा है, तो इनका जो घर है वो इतना छोटा है। तो मतलब काफी आलोचना होती है, और यही कारण है कि दोईसागढ़ ट्रांसफर करने के बाद यहाँ पर एक महल का निर्माण किया जाता है जिसको नवरत्न गढ़ के नाम से जाना जाता है। नवरत्न गढ़ के नाम से जाना जाता है। ओके, तो ये जो है, एक तो था सेफ्टी के कारण इसको जो है ट्रांसफर किया गया और यहाँ पर एक महल बनाया गया। और ये जो महल है ये इतना बढ़िया बनाया गया था सेफ्टी के पर्पज से भी, अभी मैं बताऊंगा कि किस तरह से ये बनाया गया था। ओके, तो यहाँ तक आप समझ चुके होंगे कि किस तरह से राजधानियों का परिवर्तन हुआ है, दोईसागढ़ कैसे आया। दोईसागढ़ गुमला में यहाँ पर एक महल का निर्माण किया गया, नवरत्नगढ़ क्यों किया गया ये भी आप समझ गए, दोनों एस्पेक्ट्स को आप समझ गए होंगे। एक तो था मुगल के कंट्रोल में काफी था ये खोखरा में, तो उस चीज से भी ये निजात पाना चाहता था, पहला रीजन। दूसरा था कि इनके जो साथी आए थे वो भी काफी आलोचना कर रहे थे इनका जो घर था, तो वो सोचते हैं कि नहीं, अब पूरी तरह से राजधानी को चेंज करके एक नया महल बनाया जाएगा। ओके, नवरत्नगढ़ के बारे में कभी कभी पूछ लिया जाता है, नवरत्नगढ़। तो नवरत्नगढ़ में क्या है कि इसका जो निर्माण है ये 1636 से स्टार्ट हुआ था, निर्माण निर्माण इसका, और ये कंप्लीट हुआ था 1639 में। ओके, ये जो स्थान है देखिए, यही है दोईसागढ़ का जो नवरत्नगढ़ किला है, यही है। तो ये जो किला है, अभी आप ये फोटो में देख रहे होंगे, 1 2 3, ये 3 मंजिला है। लेकिन ये स्टार्टिंग में 3 मंजिला नहीं था, स्टार्टिंग में ये 5 मंजिला था। ओके, 2 मंजिला और था। काफी आक्रमण इसमें होता है, उसमें से एक महत्वपूर्ण आक्रमण पढ़ने को मिलेगा मेदिनी राय का। मेदिनी राय वही जो कि पलामू के एक बड़े राजा थे, मेदिनी राय, तो वो यहाँ पर आक्रमण करते हैं, बताऊंगा अभी कुछ देर में। तो ये जो नवरत्नगढ़ का किला बना था ये 5 मंजिला था, 1 2 3 और ये 4 और ये 5। ओके, तो 5 मंजिला ये बनाया गया था, और ये इस तरह से बनाया गया था, ये इस तरह से बनाया गया था कि इसके तीन तरफ जो था, तीन तरफ पहाड़ था और एक तरफ नदी, और एक तरफ नदी, कौन सी नदी, दक्षिणी कोयल, दक्षिणी कोयल। तो इस तरह से ये घिरा हुआ था, और इसके चारों तरफ, एक तो ये घिरा हुआ है नदी पहाड़ से, और इसके चारों तरफ जो है ये खाई बनाया गया था, और ये जो खाई है ये पानियों से भरा रहता था, गहरा खाई था और ये पानी से भरा रहता था। ओके, तो सेफ्टी पर्पज से ये काफी अच्छा था। ओके, ये हो गया। इसकी जो दीवारें आप देख रहे हैं, ये जो दीवारें जो आप देख रहे हैं,
ये 33 इंच मोटी दीवारें हैं। ओके, 33 इंच मोटी ये दीवार है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, काफ़ी चीज़ आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा। अभी हम लोग समय समय पर बात करेंगे किन किन लोगों ने यहाँ पर आक्रमण किया है। तो अभी तो आप समझ गए होंगे कि दुर्जन साल ने नवरत्नगढ़ जो है किला ये बनाया दोयसागढ़ में। कहाँ पर है? ये गुमला में है। ओके, तो इनके बारे में बस इतना ही पढ़ते हैं। अब आगे के कुछ शासक हैं, हम लोग उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, देखिए इसमें आ जाते हैं ब्लैक वाले में। अब दुर्जन साल जो है, दुर्जन साल, दुर्जन साल, तो इनके बाद देखिए, इनके बाद बहुत सारे पुस्तक में आप देखेंगे कि दुर्जन साल के बाद जो राजा बनते हैं वो बनते हैं रामशाह। और कहीं कहीं आप देखेंगे कि दुर्जन साल के बाद रामशाह नहीं बनते हैं, दुर्जन साल के बाद बनते हैं रघुनाथ शाह। रघुनाथ शाह मतलब कहीं कहीं ये मिलेगा आपको कि दुर्जन साल पहले बने, फिर बने रामशाह, फिर बने रघुनाथ शाह। कहीं कहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा कि पहले दुर्जन साल बने, फिर रघुनाथ शाह और फिर रामशाह। तो ये सब जो है थोड़े थोड़े कंफ्यूजन होना जो है ये लाजमी है, क्योंकि पुस्तकों में झारखंड के इतिहास को लेकर थोड़े आपको मतभेद देखने को मिलेंगे। ओके, लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट नहीं बदलेंगे। फैक्ट को याद कर लेना है विद कंसेप्ट, और ये कंसेप्ट यहाँ बताया जा रहा है। क्या क्या है इनमें, क्या क्या याद रखना है, मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, ये जो रामशाह है ये बहादुर शाह प्रथम के समकालीन थे, और रघुनाथ शाह जो है, रघुनाथ शाह ये शाहजहां और औरंगजेब के समकालीन थे। ओके, यहाँ पर रघुनाथ शाह जो है, रघुनाथ शाह, तो रघुनाथ शाह के बारे में एक चीज ये याद रखना है कि जो बोड़ैया मंदिर है, बोड़ैया मंदिर, तो यहाँ पर एक शिलालेख मिला है, और ये शिलालेख जो है ये 1665 का है, और इस शिलालेख में रघुनाथ शाह का नाम लिखा हुआ है। तो कभी भी क्वेश्चन आए कि बोड़ैया मंदिर में किस नागवंशी शासक का नाम लिखा हुआ मिलता है, तो रघुनाथ शाह। ओके, रघुनाथ शाह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नागवंशियों का स्वर्ण काल रघुनाथ शाह के टाइम में माना जाता है। क्यों, ऐसा क्या हुआ रघुनाथ शाह के समय में? रघुनाथ शाह, रघुनाथ शाह जो हैं ये 17वीं शताब्दी के राजा थे नागवंशियों के, और ये प्रख्यात कवि थे। ये एक कवि थे, और काफी मंदिरों का इन्होंने निर्माण करवाया। उनमें से कुछ मंदिर, एक तो बोड़ाया का जो मदन मोहन मंदिर है, मदन मोहन मंदिर हो गया, इसका निर्माण हो गया। चोटिया में जो रघुनाथ शाह के सहयोग से मंदिर बनाया गया, सीताराम मंदिर, वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको याद रखना चाहिए, सीताराम मंदिर। ओके, तो इस तरह से काफी मंदिरों का इन्होंने निर्माण करवाया। और रघुनाथ शाह के शासन काल में ही, रघुनाथ शाह के शासन काल में ही पलामू के जो चेरो राजा थे, मेदिनी राय, मेदिनी राय बहुत बड़े ये राजा थे, मेदिनी राय, तो इनका आक्रमण होता है नागवंश, नागवंश में, नागवंश के क्षेत्र में। मेदिनी राय का किनके कार्यकाल में? रघुनाथ शाह के कार्यकाल में। इसलिए ये नाम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो गया है। ओके, तो मेदिनी राय का आक्रमण किनके कार्यकाल में होता है? रघुनाथ शाह के टाइम में। और जब मेदिनी राय यहाँ पर आक्रमण करते हैं तो ये जो दोयसागढ़ आप देख रहे हैं इसको काफी क्षति पहुंचाते हैं। ये जो दोयसागढ़ है काफी क्षति पहुंचाते हैं। और इस दोयसागढ़ में एक दरवाजा हुआ करता था, ये दिख नहीं रहा है इस पे, तो एक दरवाजा हुआ करता था, उस दरवाजे का नाम था, उस दरवाजे का नाम था नागपुर दरवाजा। इस दरवाजे का नाम था नागपुर दरवाजा। इस नागपुर दरवाजा को उठाकर, मतलब इससे निकालकर, मेदिनी राय जो है पलामू ले जाते हैं, और पलामू में एक नया किला उन्होंने बनवाया, एक नया किला होता है, उस किले में इस दरवाजे को लगा देते हैं, नागपुर दरवाजा। तो क्वेश्चन आए कि दोयसागढ़ से किसने नागपुर दरवाजा जो है उठाकर, किसने उठाकर यहाँ से लगवाया पलामू के किले में? तो क्या हो जाएगा आंसर? मेदिनी राय। ओके, और मेदिनी राय का आक्रमण किसके कार्यकाल में होता है? रघुनाथ शाह के कार्यकाल में इनका आक्रमण होता है। जिस तरह से रघुनाथ शाह का कार्यकाल नागवंशियों के लिए स्वर्ण काल माना जाता है, उसी तरह से मेदिनी राय का जो कार्यकाल है, ये पलामू के जितने राजा हुए हैं तो पलामू का स्वर्ण काल मेदिनी राय के कार्यकाल में माना जाता है। दोनों ही अपने अपने वंश में इंपॉर्टेंट किंग हैं। ओके, और स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है इनका कार्यकाल।
तो ये थे रघुनाथ शाह। उनके इसके बाद हम लोग देखेंगे रामशाह। तो रामशाह में बस एक दो पॉइंट है, और क्यों है अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए रामशाह जो है, रामशाह ये औरंगजेब और उसके बाद बहादुर शाह प्रथम इनके समकालीन थे। इनके 10 लड़के थे, इनके 10 लड़के थे रामशाह के। और इनका जो सबसे बड़ा बेटा था, रामशाह का सबसे बड़ा बेटा था, उनका नाम था यदुनाथ शाह। यदुनाथ शाह, ओके। और इनका जो चौथा पुत्र था, इनका जो चौथा पुत्र था, उनका नाम था एनी शाह। ये वही एनी शाह हैं जिनका पूरा नाम है एनीनाथ सहदेव। एनीनाथ सहदेव, ये वही एनीनाथ सहदेव हैं जिन्होंने रांची के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया है। रांची के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया, किसने करवाया है? एनीनाथ सहदेव। एनीनाथ सहदेव कौन है? ये रामशाह के चौथे बेटे हैं, और इसका बड़ा बेटा कौन है? यदुनाथ शाह। ओके, तो याद रहेगा ये। अब यहाँ पर ये पॉइंट याद रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं यदुनाथ शाह के बारे में, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए जहां जहां से क्वेश्चन बन रहा है मैं आपको बता रहा हूँ, एक दो पॉइंट ही सही, लेकिन आपको जो है मैं बताते चल रहा हूँ। उसके बाद है यदुनाथ शाह। यदुनाथ शाह, देखिए सभी पर क्वेश्चन जो है मैं करवाऊंगा, जितने भी मैंने पॉइंट बताए हैं सभी पर मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। और क्वेश्चन करवाने के बाद यदि आपको लग रहा है कि पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है, लेकिन पता नहीं फैक्ट याद हो रहा है कि नहीं, तो जब क्वेश्चन लगवाया जाएगा तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि सारे फैक्ट आपको याद है, कुछ कहीं नहीं गया है। ओके, तो यदुनाथ शाह के टाइम में आपको ये याद रखना है कि यदुनाथ शाह जो है, तो उनके पहले कौन थे? यदुनाथ शाह के पहले इनके जो पिता थे राम शाह, इनके जो पिता थे राम शाह। तो राम शाह के बाद यदुनाथ शाह बनते हैं। राम शाह के काल में ही औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, और यही कारण है ना, राम शाह जो है बहादुर शाह प्रथम के समकालीन होते हैं। तो राम शाह के कार्यकाल में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, और औरंगजेब आपको पता है कि पूरा कट्टर था। और इनके मृत्यु के बाद सभी लोग आप कह सकते हैं कि फायदा उठाने लगे थे, क्योंकि अब वैसा शासक बचा नहीं था। उसमें से एक यदुनाथ शाह भी था। ओके, उसमें से एक जो था यदुनाथ शाह भी था, और ये पूरा लाभ उठाता औरंगजेब की मृत्यु का। और क्या करता है कि टैक्स देना बंद कर देता है। टैक्स देना बंद कर देता है, ठीक है। अब जब टैक्स देना बंद कर देता है तो उस समय देखिए मुगल तो खत्म नहीं हुआ है, भले ही औरंगजेब की मृत्यु हो गई है, तो ये टैक्स देना जब बंद करता है तो उस समय जो बिहार के जो सूबेदार थे उनका नाम था सर बुलंद खां। सर बुलंद खां। तो सर बुलंद खान क्या करता है, ये आक्रमण करता है ओके यदुनाथ शाह पर। क्यों? क्योंकि ये टैक्स देना बंद कर देता है। लेकिन यदुनाथ शाह बिना लड़े जो है अधीनता स्वीकार कर लेता है और टैक्स देने के लिए जो है मान जाता है, मतलब टैक्स देने के लिए राजी हो जाता है। और इस बार टैक्स कितना देना है? अब देना है 1 लाख रुपए। याद रखिएगा 6,000 रुपए किसके टाइम में था? दुर्जन साल के टाइम में। 1 लाख रुपए की बात होती है यदुनाथ शाह के टाइम में, जब सरबुलंद खां जो है आक्रमण करता है। क्यों? क्योंकि यदुनाथ शाह ने टैक्स देना बंद कर दिया था जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि जब ये टैक्स देना शुरू कर देता है यदुनाथ शाह, तो फिर वही स्थिति कि जब ये आक्रमण करता है तो उसके बाद कुछ ज्यादा ही ये हावी होने लगता है। अब यदुनाथ शाह को डोईसागढ़ असुरक्षित महसूस होने लगता है, और यही कारण है कि यदुनाथ शाह यहाँ पर अब राजधानी परिवर्तन करेगा। ओके, यदुनाथ शाह जो है अब राजधानी परिवर्तन करेगा, और यदुनाथ शाह राजधानी परिवर्तन करके कहाँ ले जाता है? पहले क्या था? पहले था दोईसागढ़। पहले क्या था? दोईसागढ़। और दोईसागढ़ से अब क्या हो जाएगा? पालकोट। ओके, तो अब क्या हो गया? पालकोट हो गया। दोईसागढ़ से पालकोट किसने किया? यदुनाथ शाह यदुनाथ शाह ने किया, ठीक है। पालकोट, पालकोट गुमला में ही है। तो ये था यदुनाथ शाह के बारे में। यदुनाथ शाह के टाइम से ही मराठों का आक्रमण जो है भारत के क्षेत्र में होने लगता है, मतलब भारत के विभिन्न क्षेत्रों में। अभी देखिए अभी ये स्थिति है कि जो झारखंड है, झारखंड के क्षेत्र के आसपास मराठों का आक्रमण जो है स्टार्ट हो गया है। झारखंड के आसपास के क्षेत्र में मराठों का आक्रमण स्टार्ट हो गया यदुनाथ शाह के टाइम में ही। लेकिन झारखंड में अभी आक्रमण नहीं हुआ है। झारखंड में अभी आक्रमण नहीं हुआ है। ओके, अब कब आक्रमण होगा ये भी हम लोग देखेंगे। देखिए यदुनाथ शाह हो गया। यदुनाथ शाह के बाद आपको याद रखना है एक दो पॉइंट शिवनाथ शाह का।
शिवनाथ शाह के बारे में। तो शिवनाथ शाह के बारे में आपको ये याद रखना है कि जब शिवनाथ शाह, जो यदुनाथ शाह के उत्तराधिकारी हैं, जब ये शासक बनते हैं तो ये जो है ये भी टैक्स नहीं देते हैं। क्योंकि देखिए औरंगजेब की मृत्यु हो गई है, जैसे जैसे पता चल रहा है कि नहीं ये जो राजा है जो कैपेबल नहीं है, तो टैक्स देना बंद कर दे रहे हैं। तो शिवनाथ शाह भी टैक्स देना बंद कर देता है, और जब ये टैक्स देना बंद कर देता है तो उस समय जो बिहार के सूबेदार थे, बिहार के जो सूबेदार थे वो यहाँ पर आक्रमण करता है, और फिर शिवनाथ शाह जो है ये टैक्स देने के लिए राजी होता है। और इस समय टैक्स जो है 12,000 रुपए दिया जाता है। ये पूछा जाता है कि 12,000 रुपए किसके समय में, 1,00,000 रुपए किसके समय में, 6,000 रुपए किसके समय में, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ शिवनाथ शाह। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आता है उदयनाथ शाह। उदयनाथ शाह, उदयनाथ शाह के बारे में आपको ये याद रखना है कि ये जो है, जब ये नागवंशी शासक थे उस समय बिहार के जो सूबेदार थे, बिहार के जो सूबेदार थे, बिहार और बंगाल के क्षेत्र के जो सूबेदार थे, उनका नाम था अली वर्दी खां। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, अली वर्दी खां। ये किनके समय में था? उदयनाथ सहदेव, उदयनाथ शाह के टाइम में। ओके, सहदेव नहीं, शाह के टाइम में। तो अली वर्दी खां था। उदयनाथ शाह से क्या जुड़ा हुआ है देखिए, उस समय जो रामगढ़ के शासक थे, रामगढ़ के जो शासक थे विष्णु सिंह, ओके, और टेकारी के जो जमींदार थे सुंदर सिंह, सुंदर सिंह, ये लोग भी अलीवर्दी खां को टैक्स देते थे। रामगढ़ के राजा विष्णु सिंह और टेकारी के राजा सुंदर सिंह, ये लोग भी अलीवर्दी खां को टैक्स देते थे, लेकिन डायरेक्टली नहीं। ये लोग देते थे उदयनाथ शाह को, और फिर उदयनाथ शाह अलीवर्दी खां को देता था। ओके, बस यही एक पॉइंट हो गया उदयनाथ शाह के बारे में। इसके बाद है श्याम सुंदर शाह। इसके बाद है श्याम सुंदर शाह। तो श्याम सुंदर शाह के बारे में ये याद रखना है कि अब क्या होता है। देखिए, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि झारखंड के क्षेत्र में मराठों का आक्रमण नहीं हुआ था, ओके, लेकिन इसके आसपास का जो क्षेत्र है यहाँ पर मराठों का आक्रमण स्टार्ट हो गया था। किनके कार्यकाल में? यदुनाथ शाह के टाइम में। लेकिन श्याम सुंदर शाह जब शासक बनता है, तब ये जो एरिया है छोटा नागपुर खास का, यहाँ पर मराठों का आक्रमण स्टार्ट हो जाता है। ओके, अब देखिए मराठों का आक्रमण झारखंड में डायरेक्टली नहीं होता। डायरेक्टली नहीं होता कहने का मतलब, आपको पता है कि यहाँ बंगाल है, और बंगाल में क्या है कि बंगाल में आक्रमण होता है मराठों का, और बंगाल में जाने के लिए इन्हें झारखंड से होकर गुजरना पड़ता है। और यही कारण है कि झारखंड जो है बहुत सारे राजाओं के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता था। ओके, क्योंकि इसी क्षेत्र से होकर, या तो बंगाल जाना है तो इसी क्षेत्र से होकर, और साउथ की तरफ जाना है तो इसी क्षेत्र से होकर जाता था। ओके, अब ये होता है कि अलीवर्दी खां जब यहाँ पर, अलीवर्दी खां जब बिहार और बंगाल के शासक थे, उसके बिहार और बंगाल के जब सूबेदार थे, उसके बाद ये बंगाल और उड़ीसा बिहार के नवाब बने। तो जब ये नवाब बने तो इसके जो भी दुश्मन थे, ओके, अलीवर्दी खां के जो दुश्मन थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस समय जो मराठा से जुड़े हुए थे, रघुजी भोसले, रघुजी भोसले, इनको जो है एक तरह से आमंत्रण दिया कि आप आइए और इन पर अटैक कीजिए। जो भी चीजें बताने लायक थी उन्होंने बताया, क्योंकि नवाब के काफी सारे दुश्मन हो गए थे। तो रघुजी भोसले इस पर क्या है कि अपनी इच्छा जताते हैं कि ठीक है, बंगाल पर मैं आक्रमण करूंगा। ये खुद नहीं जाते हैं, रघुजी भोसले खुद नहीं जाते हैं, ये भेजते हैं भास्कर राव पंडित को। भास्कर राव पंडित को ये भेजते हैं, और भास्कर राव पंडित जब अलीवर्दी खां पर आक्रमण करता है, भास्कर राव पंडित जब अलीवर्दी खां पर आक्रमण करता है, ये झारखंड के रास्ते होते हुए जाता है। अलीवर्दी खां लेकिन इसे हरा देता है। ओके, भास्कर राव पंडित को वापस जाना पड़ता है। अब रघुजी भोसले देखता है कि मैंने जिसको भेजा वो हार कर आ गया, तो रघुजी भोसले ये खुद जाता है, ये खुद जाता है झारखंड के क्षेत्र से होते हुए अलीवर्दी खां पर आक्रमण करता है। ओके, देखिए ये दोनों नाम आप देखेंगे हिस्ट्री में कि रघुजी भोसले और भास्कर राव पंडित, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे पेशवा बालाजी राव। तो इन सभी का आक्रमण, इन सभी का आगमन जो है झारखंड के क्षेत्र में होता है। क्यों? क्योंकि बंगाल से ये सभी जुड़े हुए हैं। रघुजी भोसले भेजते हैं पहले भास्कर राव पंडित को, ये हार कर वापस आते हैं। फिर रघुजी भोसले खुद जाते हैं अलीवर्दी खां को हराने के लिए, और जब ये जाते हैं तो अलीवर्दी खान क्या करता है,
कि अब थोड़ा ये जो है हावी होने लगता है रघुजी भोसले अली वर्दी खां पर। तो अली वर्दी खां क्या करता है कि उस समय जो मुगल बादशाह थे, मुगल बादशाह कौन थे उस समय, इनके टाइम में मोहम्मद शाह। तो ये उनसे कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते हैं। तो फिर मोहम्मद शाह को हस्तक्षेप करना पड़ता है, फिर भी मामला शांत नहीं होता। फिर क्या करता अली वर्दी खां कि रघुजी भोसले का जो दुश्मन है पेशवा पेशवा बालाजी राव, पेशवा बालाजी राव, ये क्या है कि इनसे शिकायत करता है, इनसे मदद मांगता है। और फिर ये जो है पेशवा बालाजी राव इस क्षेत्र में आता है, इनको आप कह सकते हैं कि अली वर्दी खां की मदद करने के लिए या फिर इस पर आक्रमण करने के लिए। राजमहल के क्षेत्र होते हुए ये जाता है पेशवा बालाजी राव। और जब ये आता है, जब रघु जी को पता चलता है कि ये आया हुआ है, तो फिर ये मानभूम के रास्ते होते हुए ये यहाँ से निकल जाता है। अब बाद में दोनों में संधि हो जाती है कि जो रघुजी भोसले है ये बिहार बंगाल उड़ीसा के क्षेत्र को देखेगा, और ये जो है पेशवा बालाजी राव ये बाकी क्षेत्र को देखेंगे। तो इस तरह से दोनों में संधि हो जाती है। ओके। तो मराठों के बार बार आक्रमण से क्या होता है, मराठों के बार बार आक्रमण से ये होता है कि मुगलों का आधिपत्य जो है झारखंड के क्षेत्र से खत्म हो जाता है। तो यही था नागवंश। नागवंश के बारे में हम लोगों ने काफी राजाओं के बारे में पढ़ा है, बहुत से राजाओं के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। तो इसमें एक चीज आपको याद रखना है कि जो राजधानियां हैं, सबसे पहले सुतियांबे। ओके, सुतियांबे हो गया, उसके बाद चोटिया, उसके बाद खुखरा, उसके बाद दोईसा, ठीक है, फिर है पालकोट, उसके बाद है एक नाम आता है देखने का पालकोट भौरो। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कहीं कहीं नहीं भी लिखा रहेगा, पालकोट भौरो। ओके। उसके बाद आता है रातूगढ़, रातूगढ़, ठीक है। तो सुतियांबे जो है ये फनी मुकुट राय बनाता है, फनी मुकुट राय। चोटिया जो है ये प्रताप राय बनाता है। खुकरा भीमकर्ण बनाता है। दोईसा ये कौन बनाता है, दुर्जन साल बनाता है। पालकोट कौन बनाता है, यदुनाथ शाह बनाता है। पालकोट भौरो जो है ये जगन्नाथ शाह बनाता है। और उसके बाद रातूगढ़ ये उदयनाथ शाह बनाता है, ये उदयनाथ शाह बनाता है। ओके। तो ये सब आपको याद रखना है। तो इस तरह से ये नागवंश खत्म होता है, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट्स बचे हुए हैं। अब वो पॉइंट्स कब क्लियर होंगे, देखिए अभी क्षेत्रीय राजवंश में बहुत सारे राजाओं को पढ़ना है। जब मैं आपको पलामू पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको पलामू पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको रामगढ़ पढ़ाऊंगा, तो उन सब में भी नागवंश के कुछ राजाओं की चर्चा होगी। तो वहां और भी कुछ कुछ राजाओं के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इस तरह से जब क्षेत्रीय राजवंश कंप्लीटली खत्म हो जाएगा तो काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके। अब मैं क्या करूंगा, अभी हम लोगों ने मुंडा और नागवंश कंप्लीट किया है, ठीक है। तो इन दोनों को मैं रिवाइज करवा दूंगा, फिर हो सके तो इस पर बेस्ट क्वेश्चन अभी लगवा दूंगा, या फिर जब क्षेत्रीय राजवंश खत्म हो जाएगा उसके बाद लगवाऊंगा। लेकिन इन दोनों का जो है एक बार रिवीजन में करवा दूंगा, एक रिवीजन क्लास इसके बाद आएगा, और उसके बाद फिर हम लोग आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।